हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं आप। हमारे क्लास में तुम्हारा स्वागत भी किया जा रहा है। आइसोमराइज्म पर हमारी बातें हो रही हैं और आज के क्लास में हम लोग आइसोमराइज्म पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न तुम्हारे लिए, C3H7 ब्रोमीन एंड C4H9 ब्रोमीन, इनसे कितने कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। राइट, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो अप्रोच है मेरे पास। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, तुरंत हम चाहे तो जल्दी से बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको करने के लिए जो अप्रोच लगाने जा रहे हैं, जैसे मेथड अप्लाई करेंगे, वो मेथड ज्यादा जरूरी है। तो मेथड पर थोड़ा ध्यान देना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो तरह के मेथड्स, स्पेशली इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं। एक तो हम ये पहचाने कि C3H7 जो है एल्किल ग्रुप होता है, C4H9 जो है एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप को पहचान लें, तो उस वाले अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर C3H8 होता तो ये एल्केन होता, और इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, रिमूव्ड वन हाइड्रोजन एटम, तो अब ये एल्किल ग्रुप हो जाएगा। तो C3H8 होता तो एल्केन होता, लेकिन C3H7 है, एक हाइड्रोजन कम है, तो एल्किल ग्रुप। इसी तरह से अगर C4 के साथ H10 होता तो ये एल्केन हो जाता, लेकिन इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन चूंकि रिमूव किया जा चुका है, C4H9 है, इसीलिए ये एल्किल ग्रुप है। C3H7 को कितने तरह से बना सकते हैं और C4H9 को कितने तरह से बना सकते हैं, अगर हम ये सोच ले तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। C3H8 कैसे बनाओगे? तो कार्बन, 3 कार्बन एटम से, तीनों को आपस में ऐसे जोड़ोगे ही जोड़ोगे, हाइड्रोजन वगैरह फिलअप कर दोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसमें से एक हाइड्रोजन अब हमें हटाना है, तो एक हाइड्रोजन हटाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम ये सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें, सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और हम इस टर्मिनल या फिर इस टर्मिनल, दोनों में से किसी एक टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दें। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाइड्रोजन यहां से हटाओ कि यहां से हटाओ, फर्क नहीं पड़ता। चलो यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो CH3 CH2 CH2, ये है प्रोपेन, और प्रोपेन से मिला तुम्हें प्रोपाइल, इसे एन प्रोपाइल कहते हो और इसे आइसोप्रोपाइल कहते हो। तो C3H8 केवल और केवल एक तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरह से, जबकि C3H7 दो तरह से लिखा जा सकता है। मेरे को एक हाइड्रोजन कम करना था, वो यहां से कम कर लिया या यहां से कम कर लिया। यहां से कम किया तो कहा नॉर्मल प्रोपाइल, यहां से कम किया तो कहा आइसोप्रोपाइल, और जो हाइड्रोजन कम किया है वहीं पर तुम ब्रोमीन लगा देना, तो C3H7 ब्रोमीन हो जाएगा। तो ब्रोमीन यहां पर जोड़ करके एक आइसोमर बना लेंगे, ब्रोमीन यहां पर जोड़ करके दूसरा आइसोमर बना लेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि C3H7 ब्रोमीन दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो हम ब्रोमीन को ये सेंटर वाले कार्बन पर जोड़ दें, और दूसरा जो है हम ब्रोमीन को टर्मिनल वाले कार्बन पर जोड़ दें। इसको नाम देना चाहे तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं, कॉमन नेम है, और इसे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं। तो इस वे में जो है C3H7 ब्रोमीन को दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे पहचाना? इस C3H7 को दो तरह से लिख सकते हैं, जो खाली जगह वहां पर ब्रोमीन लगा दो, एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां लगा दो, तो एक बार ये बन जाएगा, एक बार ये बन जाएगा, बात खत्म। सेम वे C4H10 को दो तरह से बना सकते हो, एक ऐसे और दूसरा ऐसे।
अगर हाइड्रोजन्स के साथ लिख दें तो कुछ इस वे में, और दूसरा इसे भी हाइड्रोजन के साथ लिख दे तो कुछ इस वे में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें C4H9 से मतलब है, तो एक हाइड्रोजन इसमें से हटाना है, तो एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दो। देखो यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हो, हाइड्रोजन तुम यहां से हटा सकते हो, यहां से, यहां से, यहां से, ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसी तरह से ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर हाइड्रोजन यहां से हटाना तो फिर यहां से कोशिश मत करना, क्योंकि एक ही चीज दो बार तुम कर दोगे। और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन यहां से हटाना तो यहां से कोशिश मत करना, क्योंकि फिर से एक ही चीज दो बार हो जाएगा। तो चलो हम इसको चुन लेते हैं, इसको चुन लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, CH3 CH2 CH2, CH3 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CH2, और एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दो तो CH3 CH2 CH एंड CH3, राइट। इसे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन से दो तरह के ब्यूटाइल ग्रुप्स बन रहे हैं, इसको तुम कहोगे नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, और इसे कहोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह से यहां से भी तो हमारी बहुत ही खराब आदत है, हम लिखते लिखते बिल्कुल उधर भाग जाते हैं। ओके, इसी तरह से आइसोब्यूटेन से यहां से मेरे को हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हटाना है। कैसे कैसे हटा सकते हैं, तो देखो एक तो ये सेंट्रल वाला कार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें हम तो सेंटर वाले कार्बन पर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, और इसे नाम देंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। फिर हाइड्रोजन यहां से या यहां से हटाया जा सकता है, और इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। इसको कैसे समझा जाए, इसको ऐसे समझो, कार्बन के साथ अगर हम 4 मिथाइल ग्रुप ऐसे जोड़ दें तो इन चारों में कोई अंतर नहीं है, चारों एक जैसे हैं। मान लो एक हटा भी देते हो तो इन तीनों में अभी भी कोई अंतर नहीं है, एक और हटा दो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। तो इसी फिलॉसफी पर अगर काम करें तो हम कहेंगे इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। अगर एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, एक ही चीज 3 बार रिपीट होगा, तो हम 3 बार रिपीट नहीं करेंगे, हम यहां से हटा देते हैं। तो मेरे को अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक जगह खाली हो गई, इसे आइसोब्यूटाइल कह देते हैं। ठीक, तो ब्यूटाइल ग्रुप 4 तरह का, C4H9 जो है ये भी C4H9 है, 2 तरह से लिखा गया, और ये भी C4H9 है, 2 तरह से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के C4H9 को हम 1 2 3 4 तरह से लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ये नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शियरी, जरा इसका एक राउंड इसका भी जरा लगाया जाए। जैसे कार्बन चेन अगर ऐसे चल रहा है, यहां पर एक कार्बन ऐसा है जो चारों तरफ से कार्बन एटम्स के बीच में है, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। कोई कार्बन ऐसा है जो 3 कार्बन एटम्स के बीच में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं टर्शियरी। कोई कार्बन ऐसा है जो 2 कार्बन एटम्स के बीच में बैठा हुआ है, इसे कहते हैं सेकेंडरी। और जो सबसे अंतिम कार्बन होता है, चाहे ये वाला ले ले, चाहे ये वाला ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे इसको पकड़ ले, चाहे इसको पकड़ ले, यहां पर चेन खत्म हो जा रहा है, उसको कहते हैं प्राइमरी। मतलब ये किसी के बीच में नहीं बैठा हुआ है, 2 के बीच में सेकेंडरी, 3 के बीच में टर्शियरी, 4 के बीच में क्वाटरनरी। सिंबल में डिग्री का निशान लगा देते हैं इस तरह से। प्राइमरी को ऐसे भी लिख देते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ऐसे भी लिख देते हैं। तो अगर इस चीज को तुम फील करो तो देखो, ये सेकेंडरी कार्बन है इसीलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये टर्शियरी कार्बन है इसीलिए टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये तो नॉर्मल है ही, और इन तीनों को लेने के बाद जो बच गया वो आइसोब्यूटाइल। तो नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसो, 4 तरह के ब्यूटाइल ग्रुप्स होते हैं। C4H9 को 4 तरह से लिखा जा सकता है। तो C4H9 ब्रोमीन को भी, एक ब्रोमीन लगाना है,
तो जहां जहां से तुमने हाइड्रोजन हटाए हैं वहीं वहीं पर ब्रोमीन लगा दो। तो C4H9 ब्रोमीन जो है वो भी 4 तरह से लिखा जा सकता है। ये एक अप्रोच हुआ सॉल्व करने का। ये अप्रोच काफी अच्छा है लेकिन उतना एडवांस नहीं है। थोड़ा बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो ये अप्रोच फेल होने लगेगी, क्योंकि हर जगह एल्किल ग्रुप वाला मेथड काम नहीं करेगा। अप्रोच नंबर 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का इस्तेमाल। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, शॉर्ट में बोलते हैं DBE। ये होता क्या चीज है? जैसे मान लो अपने पास एक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में रिंग कितनी बार आया है? 1 2 3 बार। पाई बॉन्ड कितनी बार आया हुआ है? तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो 2 बार पाई बॉन्ड आया है। दोनों को मिला दे 5। इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। यहां तो स्ट्रक्चर बनाया है। अब जैसे मेरे पास कोई फॉर्मूला हो जाए, क्या दो C10H15N, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जाए, ठीक, इसी में एक O भी जरूर लगा देते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला हो जाए। अब कहा जाए इससे कोई स्ट्रक्चर बना करके, कोई भी ऐसा ही कंस्टेंट कुछ भी स्ट्रक्चर बना करके दिखा दो जिसमें 10 कार्बन एटम्स का इस्तेमाल हो जाए, 15 हाइड्रोजन एटम्स का इस्तेमाल हो जाए, 1 नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो जाए और 1 ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाए। और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है कि किसी भी एटम की कोई भी वैलेंसी खाली न बचे, जिसको जिसको जितना जितना बॉन्ड बनाना होता है सबका पेट भर जाए, कोई भूखा न बैठे। तो हम लोग इससे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अब बहुत टेढ़ा काम हो गया। पहले तो 10 कार्बन है, 15 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, इतनी सारी चीजों को ब्लाइंडली अगर हम लोग एडजस्ट करने जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत मेहनत करना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं कि अंतिम स्ट्रक्चर सही बने। तो हम लोग इसको एडजस्ट करने के लिए करते हैं क्या है, सबसे पहले हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर C+1 माइनस M माइनस T अपॉन 2। कितने कार्बन है काउंट करके यहां रख दो, 10 कार्बन है, यहां पर रख दिया 10। M मतलब मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट ग्रुप्स। जैसे हाइड्रोजन हो गया, एक ही बार बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ऑक्टेट फॉलो करे तो ये सब एक ही बार बॉन्ड बनाएंगे ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही बार बॉन्ड बनाएंगे, तो ये सब मोनोवैलेंट है। ठीक। टी मतलब ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट में नाइट्रोजन तुम्हारे पास आएगा जो 3 बार बॉन्ड बनाता है। तो इसमें कितने मोनोवैलेंट ग्रुप्स है खोज करके यहां रख दो, कितने ट्राईवैलेंट ग्रुप्स है खोज कर यहां रख दो। तो मोनोवैलेंट में 15 हाइड्रोजन है तो रख दिया 15, माइनस ट्राईवैलेंट में 1 नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन इसीलिए 1 डिवाइडेड बाई 2। 15 में से 1 गया 14, 14 को 2 से डिवाइड करा दिया 7, माइनस 10 और 1 मिलाकर के 11, 11 में से 7 गया तो बचा 4। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आया है। मतलब तुम्हें पाई बॉन्ड और रिंग दोनों को मिला करके कुल ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि पाई बॉन्ड और रिंग दोनों मिलाकर के 4 हो जाए। 2 बार पाई बॉन्ड लगा दो, 2 बार रिंग लगा दो, 1 बार पाई बॉन्ड लगा दो, 3 बार रिंग लगा दो, या सारा पाई बॉन्ड ही लगा दो, रिंग एक भी मत लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन दोनों को मिलाकर के टोटल 4 होना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर सही बनेगा, नहीं तो स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा। ये फिलॉसफी है। तो जब भी हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ, तो हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन से ये आइडिया मिलता है कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाना चाहिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 भी आ सकता है, हमने कैलकुलेट किया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो 0 आ गया, मतलब नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, न तो कोई पाई बॉन्ड न तो कोई रिंग। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कह दो 1 आ गया, मतलब 1 पाई बॉन्ड या फिर 1 रिंग, दोनों साथ में नहीं, क्योंकि एक ही बनाना है, या तो पाई बॉन्ड बना लो या तो रिंग बना लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कह दो किसी कैलकुलेशन में 2 आ गया, तो 2 पाई बॉन्ड बना लो,
या फिर 2 बार रिंग लगा लो, या फिर एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग लगा दो, ऐसा भी किया जा सकता है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, बड़ी आसानी से काम होता चला जाएगा। जैसे हमको C3H7 ब्रोमीन के बारे में देखना है, C4H9 ब्रोमीन के बारे में देखना है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कार्बन +1 -m -t डिवाइडेड बाई 2। कार्बन कितने हैं? 3। मोनोवैलेंट में 7 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन, 7 और 1 मिलाकर 8। ट्राईवैलेंट में कुछ भी नहीं है, 0 डिवाइडेड बाई 2। 8 को 2 से घटाओगे 4 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ दोगे 4, तो 4 में से 4 गया, बचा 0। मतलब नो पाई बॉन्ड, नो रिंग। स्ट्रक्चर बनाते समय ना पाई बॉन्ड बनाना है ना रिंग बनाना है। 3 कार्बन एटम्स है तो बस 1 2 3, ठीक। फिर 7 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है, हाइड्रोजन को भूल जाओ। अगर तुमने ये कैलकुलेट किया है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन किया है और इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो हाइड्रोजन की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन लास्ट में जरूरत पड़ने पर एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो हम हाइड्रोजन को छोड़ दे रहे हैं। 3 कार्बन 1 ब्रोमीन, 3 कार्बन ऐसे बना सकते हैं और 1 ब्रोमीन जो जोड़ना है, 1 ब्रोमीन हम चाहे तो सेंटर वाले कार्बन पर जोड़ दे या फिर इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर जोड़ दे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, बात एक ही है। तो कुल मिला के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर से यहां से पता चल जाए 2 स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते। ऊपर यही चीज हमने कैलकुलेट किया था कि 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन उसमें क्या था, एल्किल ग्रुप का नॉलेज हमने इस्तेमाल किया था। हर बार एल्किल ग्रुप हमारे सामने नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि एल्किल ग्रुप से अलग हट करके हमारे सामने चीजें आएंगी, तो वहां पर एल्किल ग्रुप वाला मेथड काम नहीं कर पाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इट विल वर्क एवरीवेयर, सभी जगहों पर काम करेगा। C4H9 के लिए भी तुम निकालो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कार्बन +1 माइनस मोनोवैलेंट माइनस ट्राईवैलेंट अपॉन 2। कितने कार्बन है? 4। मोनोवैलेंट ग्रुप में 9 हाइड्रोजन एटम और 1 ब्रोमीन, 9 और 1 मिलाकर 10। ये ट्राईवैलेंट में कुछ नहीं है, 0 है। 10 को 2 से डिवाइड किया, आ गया 5। 4 में 1 जोड़ दिया, आ गया 5। फिर आंसर आया 0। नो पाई बॉन्ड, नो रिंग। न तो कोई पाई बॉन्ड लगाना है, न तो कोई रिंग लगाना है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 9 हाइड्रोजन। कितना ब्रोमीन? 1 ब्रोमीन। हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। 4 कार्बन देखो तुम 2 तरह से जोड़ सकते हो, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ठीक। यही 2 तरीके हो सकते हैं। इसमें एक ब्रोमीन तुम्हें जोड़ना है, तो ब्रोमीन या तो तुम इस इंड पर जोड़ोगे या तो इस इंड पर जोड़ोगे, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए एक को पकड़ो एक को छोड़ दो। ब्रोमीन इन दोनों में से किसी एक पर जोड़ोगे, ये दोनों आपस में बराबर है, बीच में से स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो उधर वही इधर, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इसको लिया तो इसको छोड़ दिया, इसको लिया तो इसको छोड़ दिया। तो इस कार्बन चेन पर ब्रोमीन 2 जगहों पर लगाया जा सकता है। इस कार्बन चेन पर ब्रोमीन एक तो सेंटर वाले कार्बन पर लगा सकते हो, और दूसरा ये तीनों कार्बन आपस में इक्वल है, तीनों में से किसी भी एक जगह पर लगा दो। तो मतलब कार्बन चेन के साथ ब्रोमीन 4 तरह से, 2 तरह से यहाँ, 2 तरह से यहाँ, 4 तरह से ब्रोमीन जोड़ा जा सकता है और चारों से 4 आइसोमर्स बनेंगे। अब तुम कहते हो कि चारों आइसोमर बनाकर दिखाओ, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने जैसा जैसा प्लान किया था वैसा वैसा कर ले। कार्बन चेन बना लिया, एक बार ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया, फिर से कार्बन चेन बना लिया, एक बार ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया, फिर से कार्बन चेन बना लिया, एक बार ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ दिया, और फिर से कार्बन चेन बना लिया और एक बार ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ दिया। बाकी हाइड्रोजन से इसका पेट भर दो। प्रत्येक जगह तुम देखोगे कि 9 हाइड्रोजन एटम्स की ही जरूरत पड़ेगी, न कम न ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन किया है और जैसा सजेशन था उसका उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया है। उसका कहना था कोई पाई बॉन्ड मत लगाना, हमने नहीं लगाया। कहना था कोई रिंग मत लगाना, हमने नहीं लगाया, और इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। राइट? इसी का एक और मैनिफेस्टेशन, एक और एग्जांपल। हाउ मेनी एल्डिहाइड्स ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, स्टीरियो आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। हाउ मेनी
एल्डिहाइड्स केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम C5H12O and C6 ऐसा कर देते हैं C6H14O and C5H12H10O। ठीक, इन दोनों फॉर्मूलों से कितने एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। तो एक तो है कि ब्लाइंडली हम एल्डिहाइड बनाना शुरू कर दें। अगर तुम थोड़ा ध्यान से हमारी बात नहीं सुनोगे तो क्या करोगे, तुम फटाफट उसी में कार्बन वगैरह जोड़ दोगे, उसी में एल्डिहाइड वगैरह ऐसे बनाना शुरू कर दोगे और देखोगे कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट करे और बहुत दिमाग लगाओगे, सब गलत हो जाएगा। या सही भी हो जाएगा तो बहुत मेहनत करने के बाद सही होगा। तो हम इसको जो है थोड़ा एक्सपर्ट वे में सॉल्व करेंगे। ये अनसर्ट तरीके से पहले स्ट्रक्चर बनाना शुरू नहीं करेंगे, समझाएंगे, कहेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पहले निकालो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पहले फॉर्मूले से निकाला, C+1 माइनस M माइनस T अपॉन 2। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 और 1 मिला दिया 7 हो जाएगा। मोनोवैलेंट में 14 हाइड्रोजन एटम्स है, ट्राईवैलेंट में कोई एटम नहीं है। 0/2, 14 को 2 से डिवाइड किया, 7 इधर और 6 और 1 मिलाकर 7 इधर, तो ये आया 0। मतलब स्ट्रक्चर बनाते समय पाई बॉन्ड बनाओगे क्या? तो आंसर है नहीं, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। रिंग बनाओगे क्या? आंसर है नहीं, रिंग नहीं बन सकता क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया है। तो जब 0 आया है, पाई बॉन्ड बना नहीं सकते, रिंग बना नहीं सकते, एल्डिहाइड मेरे को बनाना है। और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड बनाने का मतलब हमें पाई बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। बिना पाई बॉन्ड के एल्डिहाइड कैसे बनेगा? एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होता है। C डबल बॉन्ड O मतलब पाई बॉन्ड आएगा ही आएगा। तो बिना पाई बॉन्ड के एल्डिहाइड नहीं बन सकता। सो जो पहला फॉर्मूला है उससे एक भी एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कहना है कि इस फॉर्मूले का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है, पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते, रिंग बना ही नहीं सकते। तो रिंग तो वैसे भी हमें नहीं बनाना था, लेकिन एल्डिहाइड बनाना है तो पाई बॉन्ड तो बनाओगे ना, लेकिन पाई बॉन्ड बनाना अलाउड नहीं है। तो इस फॉर्मूले से एक भी एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। दूसरे फॉर्मूले की बात करो, C5H10O, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जरा निकाल लो। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लिया, कार्बन +1 माइनस M माइनस T अपॉन में 2। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, उठाकर रख दो यहाँ पर। मोनोवैलेंट में 10 हाइड्रोजन है, ट्राईवैलेंट में कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। 5 में 1 जोड़ दिया 6, 10 को 2 से कटा दिया 5, आंसर आया 1। तो 1 मतलब या तो तुम एक पाई बॉन्ड बना लो या फिर एक रिंग बना लो। क्या बनाओगे सोचो। तो मेरे को एल्डिहाइड बनाना है तो हम रिंग को छोड़ करके पाई बॉन्ड को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि एल्डिहाइड बनाने का मतलब पाई बॉन्ड मेरे को चाहिए। एल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं ना, RCOH। मेरा फॉर्मूला क्या है? C5H10O। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो हम कहेंगे 5 कार्बन में से 1 कार्बन गया, ऑक्सीजन भी गया, 10 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन गया। तो 5 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो कितने कार्बन बचे? 4 कार्बन। 10 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन गया तो कितने हाइड्रोजन बचे? 9 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो चला ही गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वे में इसको लिखते हैं, इसको इससे तुलना करके लिखे तो ऐसे लिखेंगे ना, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन हटा दिया तो C4H9 बचा। अच्छा, C4H9 हम जानते हैं ब्यूटाइल ग्रुप होता है। C4H9 को हम जानते हैं ब्यूटाइल ग्रुप होता है, ऊपर 4 तरह से बनाया था। वैसे भी बात खत्म हो जाएगी कि इसको 4 तरह से बना सकते हैं। ठीक, 4 तरह से बना सकते हैं और 4 तरह से बनाने के बाद जो खाली जगह रहेगी वहां पर एल्डिहाइड बार बार जोड़ देंगे तो 4 एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे मेरे को। एक तो सीधा सीधा सोल्यूशन हो गया। और दूसरा फिर से वही बात कि मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया है? 1 आया है, जिसका इस्तेमाल हमने यहां पर पहले ही कर लिया है। तो इधर कुछ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। ध्यान देना कैसे अप्रोच लगा रहे हैं। एक तो कहा कि C4H9 ब्यूटाइल ग्रुप होता है, हम जानते हैं, राइट। ब्यूटाइल ग्रुप को हम पहले से जानते हैं। बात खत्म करो, 4 बनेगा, लेकिन होगा क्या? ब्यूटाइल के ऊपर पेंटाइल भी होता है, पेंटाइल के ऊपर हेक्साइल भी होता है, हेप्टाइल भी होता है और बड़े बड़े चेन होते हैं। मान लो कभी बड़ा प्रश्न फंस गया तो अब तुम हर चीज याद करके तो नहीं चलोगे ना, मेथड भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए मेथड की बात कर रहे हैं। 4 कार्बन की चेन है, 9 हाइड्रोजन एटम्स है,
इधर एल्डिहाइड ग्रुप है और पाई बॉन्ड एक ही बार बनाना था जो कि हम यहाँ पर बना चुके हैं, तो इसमें कोई पाई बॉन्ड वगैरह लगाना नहीं है। तो 4 कार्बन की चेन अगर बिना पाई बॉन्ड के बनाएंगे तो एक तो ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा, और उस पर कोई भी ग्रुप एनीथिंग XYZ कुछ भी रहे, 2 तरह से इस पर जोड़ सकते हो और 2 तरह से इस पर जोड़ सकते हो, एक सेंटर वाले कार्बन पर और एक तीनों में से किसी एक पर, 4 तरह से कोई भी ग्रुप इसमें जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रुप ही तो है जिसको इस कार्बन चेन से जोड़ना है। इस कार्बन चेन को 2 तरह से बनाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड वगैरह लगाना नहीं है, रिंग वगैरह लगाना नहीं है, ओपन चेन बनाया है, 2 तरह से कार्बन चेन बनाया और ये वाला ग्रुप 2 तरह से इसमें, 2 तरह से इसमें, 4 तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये है एक्सपर्ट वे में सॉल्व करना कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल करके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की मदद से ना। तो इन क्वेश्चंस को एक बार तुम दोबारा फिर से अपनी कॉपी लेकर के बैठना। ये देखने से नहीं आती है चीजें करने से आती है। हम बार बार जो है ज्यादा सलाह वगैरह नहीं देते, हम अक्सर होता यही है कि पढ़ा करके चले जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सलाह मशवरा भी, चीजें बस ऐसे देखते रहने से नहीं आती। तुम सारा लेक्चर भी देख लो, सब देखा हुआ लास्ट में व्यर्थ हो जाएगा अगर तुमने कुछ किया नहीं। मत देखो पूरा, थोड़ा ही पढ़ो। 25% मेरे चैनल का पढ़ो, उतने से तुम्हें पता नहीं क्या क्या तुम्हें मिल जाएगा। तो जो पढ़ो उसको दोबारा करके देखो तुम्हें आया कि नहीं आया, जो नहीं आया वो उस कमी को दूर करो। चीजों को अच्छे से सीखोगे तो जो नीचे वाली चीजें तुम सीखते चले जाओगे, तो जैसे 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 आगे बढ़ोगे आगे की चीजें आसान होती चली जाती है। अब तुम पीछे वाला ही रोज भूले रहो तो आगे वाला कभी आसान होगा ही नहीं, फिर तुम्हें हमेशा लगेगा कि बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। तो चीजों को सीख सीख करके, उसको प्रैक्टिस कर करके कंट्रोल करना पड़ता है। जब लगे कि हाँ आगे अब नहीं जाएगा तब छोड़ दो, उसके बाद आगे की चीज बड़ी आसान हो जाती है। तो फिलहाल प्रवचन भी समाप्त, क्लास भी समाप्त। इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। आइसोमराइज्म पर कुछ 1-2 छोटे छोटे प्रश्न किए और स्पेशली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और जरूरत पड़ने पर कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स से हमने शो किया। कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, उनकी बात हम लोग कहीं दूसरी जगह करेंगे। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं खड़ा किया हमने। तो बस इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।